महाराष्ट्र सरकार में चल रहे सियासी संकट के पीछे किसका हाथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस एकनाथ शिंदे की चाल को गोदी मीडिया प्रचारित कर रहा है, क्या उसके बलबूते की बात है महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर कर पाना? क्या इसके पीछे केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है? क्या सच में शिवसेना से एकनाथ शिंदे नाराज थे? क्या सच में हिंदुत्व की विचारधारा से कंप्रोमाइज करना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया, जिसका प्रचार गोदी मीडिया के जरिए करने की कोशिश की जा रही है? बताया जा रहा है कि असल में सत्ता की लालच में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, बाला साहब की विचारधारा को सत्ता के लिए एक तरह से गिरवी रख दिया। जब वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो उद्धव ठाकरे की जुबान पर ताला पड़ गया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं सत्ता ना चली जाए, क्योंकि कांग्रेस के रहमो करम पर सरकार चल रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों से मेल मुलाकात करते थे, लेकिन शिवसैनिक विधायकों के लिए सरकार के दरवाजे बंद थे। क्या सिर्फ ये वजह थी? इसलिए एकनाथ शिंदे ने सरकार गिराने के लिए महाराष्ट्र छोड़कर बीजेपी शासित राज्यों में शरण ले रखी है। अगर सच में हिंदुत्व एकनाथ शिंदे का एजेंडा था तो फिर मुंबई छोड़कर बीजेपी शासित राज्य में शरण लेने की मजबूरी क्यों थी? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। सोचिए, गोदी मीडिया कैसे अपने आका का बचाव करती है। उसकी बेरहाई का कोई तोड़ नहीं है। जितना उसके आका गिरते हैं उससे ज्यादा गोदी मीडिया गिरकर तलवे चाटने को बेताब रहती है, ताकि उसके दामन पर कोई दाग ना लगे। लोगों को लगे कि कितने पाक साफ हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिनको सत्ता का कोई मोह नहीं है, ना कोई लालच है। फिर भी महाराष्ट्र में ये सब किया जा रहा है। तो बताइए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व की विचारधारा से कंप्रोमाइज करके महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी या नहीं? दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं? मतलब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी अगर पूरब सोचती है तो बीजेपी पश्चिम सोचती है। इनका कोई मेल है क्या? फिर भी कुर्सी के लिए दोनों दल साथ है। तब इन गोदी एंकरों ने नहीं पूछा कि बीजेपी ने हिंदुत्व से कंप्रोमाइज क्यों किया। तब किसी ने नहीं पूछा कि सावरकर को गाली देने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई थी। दरअसल जिस सरकार का बचाव गोदी मीडिया कर रही है और शिवसेना को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे को हीरो बनाकर जनता के सामने पेश कर रही है, ताकि केंद्र सरकार के कारनामे का बचाव किया जा सके, क्योंकि जो काम ईडी ने किया वो काम बीजेपी का कोई नेता नहीं कर सकता था, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर सकते थे। दरअसल एकनाथ शिंदे के खिलाफ केंद्र सरकार के मातहत काम करने वाली ईडी शिकंजा कसने जा रही थी, लेकिन उससे पहले शिंदे गुट ने बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए हिंदुत्व का चोला ओढ़ लिया और शिवसेना से हिंदुत्व के नाम पर बगावत कर लिया, ताकि लोगों को लगे कि असल में लड़ाई हिंदुत्व की थी और इसलिए हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बना ली। दरअसल जो शिवसेना विधायक बागी हुए उनमें से ज्यादातर विधायकों के खिलाफ ईडी जांच चल रही है। इस बात को नेशनल हेराल्ड ने छापा है, जिसमें लिखा है कि 30 से ज्यादा शिवसैनिक विधायकों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। इसी जांच से बचने के लिए शिवसेना विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। अभी हाल में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को टेस्ट भी किया। मतलब एक तरह से बागी विधायकों की बीजेपी के प्रति लॉयल्टी चेक की गई। ये सभी वो विधायक हैं जिनके खिलाफ ईडी जांच चल रही है। इन्हीं शिवसेना के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने में मदद मिली। इस पर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे कार्रवाई की स्थिति में आते उससे पहले शिवसेना विधायकों ने मुंबई छोड़ दिया। मतलब जो शिवसेना विधायक बागी हैं उनमें शामिल प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी ने 175 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। ये वो नेता हैं जिसने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बीजेपी के साथ तनाव खत्म करने की बात कही थी। इसी सरनाईक की ठाणे में
रियल एस्टेट से जुड़ी 11.35 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया था। भायखला विधायक यामिनी जाधव के पति यशवंत जाधव के खिलाफ FEMA के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी की जांच से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने जाधव परिवार के बांद्रा स्थित एक फ्लैट और यशवंत से जुड़ी करीब 40 संपत्तियों को कर चोरी के आरोप में अटैच कर दिया था। शिवसेना सांसद भावना गवली जो शिंदे गुट के समर्थन में खड़े हैं, उनके खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है। शिवसेना विधायक हर्षवर्धन पाटिल के खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो उससे फायदा ये होगा कि उसे किसी एजेंसी यानी कि ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों का डर नहीं होगा, वो आराम से घर में सो सकते हैं। इसी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता और परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया, जिस पर अनिल परब ने कहा कि जब तक राज्य में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, ईडी मुझे पूछताछ के लिए बुलाती रहेगी। वहीं ईडी ने शिवसेना के 4 बार से पूर्व विधायक अर्जुन खोतकर के पास से 78.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ये वो नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बताएगा कि ईडी की कार्रवाई के पीछे महाराष्ट्र संकट भी है। इस संकट को खड़ा करने में मोदी सरकार की बड़ी भूमिका है। अब जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, दरअसल वो बीजेपी के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि उनके खिलाफ चल रही ईडी जांच और उससे जुड़े केस खत्म किए जाएं और इसी शर्त पर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए शिंदे गुट डील कर रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को डर था कि जो केंद्र सरकार ईडी जांच करा रही है उस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी डर ने उसे बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया और इसी डर ने बाकी विधायकों को भी शिंदे के समर्थन में आने के लिए मजबूर किया, ताकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ डील कर सके और ईडी जांच से बाकी शिवसेना विधायकों को बचा सके। वैसे इस तरह से सरकारों को अस्थिर कर बीजेपी अपनी पार्टी की सरकार बनाने में माहिर होती जा रही है। जो बीजेपी कांग्रेस पर सरकारों को अस्थिर कर जबरदस्ती सरकार बनाने का आरोप लगाती थी, दरअसल वो बीजेपी यानी कि मोदी सरकार खुद अब विपक्षी राज्य सरकारों को ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का सहारा लेकर सरकारों को अस्थिर करती है और फिर विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। 2016 में उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई। 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही बीजेपी ने किया। 2017 में गोवा में चुनाव हारने के बावजूद सरकार बीजेपी ने बनाई, क्योंकि कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त की। 2017 में दिल्ली में भी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी फेल हो गई। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर सिंधिया गुट को खरीद कर सरकार बनाई। 2020 में ही पश्चिम बंगाल में विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। 2020 में ही राजस्थान में भी सियासी संकट खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन वहां भी कामयाब नहीं हुए और अब महाराष्ट्र में तमाशा चल रहा है। विधायकों की बोली लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि बताओ कितना चाहिए और क्या चाहिए, सब मिलेगा, बस सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए। महाराष्ट्र में खुलेआम जनमत की डकैती डाली जा रही है। इस देश की डेमोक्रेसी के सबसे बड़े रक्षक प्रधानमंत्री खुद के ईडी के दम पर एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। खुलेआम धन बल और सरकारी बाहुबल का इस्तेमाल खास पार्टी यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मीडिया के साथ उद्योगपति से लेकर हर कोई शामिल है। फिर भी गोदी मीडिया कहेगा कि उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए हिंदुत्व का सौदा कर लिया। वो नहीं बताएगा कि असल में खेल केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने के लिए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया। वो नहीं बताएगा कि असल में मोदी सरकार के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। मतलब गोदी मीडिया हिंदुत्व पर लोगों को उलझाएगा ताकि केंद्र की मोदी सरकार के कारनामों का सच सामने ना आ सके। इस सच को इन तस्वीरों से और समझा जा सकता है, जिसने बीजेपी के असली चरित्र को लोगों के सामने लाने का काम किया और इन्हीं तस्वीरों की वजह से महाराष्ट्र में सरकार बनाने का बीजेपी का सपना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तस्वीर सामने आई
जिसमें एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस फोन में कुछ देखते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को बड़ोदरा में मुलाकात की तस्वीर है। लेकिन बीजेपी कहेगी कि शिंदे गुट को बागी बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। जैसे असम के मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि महाराष्ट्र के विधायक उनके राज्य के एक होटल में मौज मार रहे हैं। इस दौरान उनसे मुलाकात भी हो गई, लेकिन मीडिया में कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कि जिस होटल में मैं गया था उस होटल में महाराष्ट्र के विधायक मौज मार रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर करें। कमेंट कर कुछ सुझाव या कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो जरूर साझा करिए। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.